हेलो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आरआरबी, एएलपी, आरआरबी जेई एंड डीआरडीओ या आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम देते हो टेक्निकल फील्ड का, तो ये सारी की सारी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। इस वीडियो के अंदर आज से जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो डीसी मशीन को शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो डीसी मशीन के बारे में हम देखते हैं कि डीसी मशीन हमारी दो तरह की होती है। एक होता है हमारे पास में डीसी जनरेटर और दूसरा हमारे पास में होता है डीसी मोटर। ये जो दोनों होती है ये फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के सिद्धांत पे काम करती है। अब डीसी जनरेटर क्या होता है और डीसी मोटर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कोई भी मशीन होती है वो एज ए डिवाइस होता है, एक उपकरण होता है। उसको हम कुछ इनपुट देते हैं और कुछ हमें आउटपुट में मिलता है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जनरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज आल्सो नोन एज डीसी जनरेटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डीसी जनरेटर के अंदर हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि राइट हैंड रूल लगेगा या फिर लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। तो आपको याद रखना है राहुल गांधी से। अगर आप राहुल गांधी का नाम याद रखते हो तो राहुल गांधी से हम कुछ ट्रिक बना सकते हैं। राहुल गांधी का मतलब ये हो गया कि राहुल का मतलब स्टार्टिंग का आर और गांधी का मतलब जी, मतलब कि राइट हैंड रूल जो लगेगा वो आपका जनरेटर के केस में लगेगा, चाहे वो जनरेटर आपका एसी का जनरेटर हो चाहे डीसी का जनरेटर हो। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम मोटर कहते हैं, वो भी डीसी मोटर। ये जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है ये हमारी डीसी है। ठीक है, तो जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है वो हमारी क्या कहलाएगी? मोटर कहला रही है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा कौन सा रूल लगता है? तो हमारा लगता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है। अब लगता क्यों है, ये दोनों में नियम बताने हैं मुझे आपको। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, अगर आप देखिए कि जो मोटर होती है वो मोटर क्या करती है, जब हम इसको विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो चीज घूमती है। तो घूमने का मतलब ये है कि कंडक्टर पे एक बल लगता है। तो ये आप बोलोगे कि चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल, जो बल होता है वो किस नियम से निकालते हैं? तो वो नियम होता है लेफ्ट हैंड रूल। यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पे जनरेटर के केस में हमें क्या मिलती है? विद्युत ऊर्जा मिलती है। विद्युत ऊर्जा में भी क्या मिलता है? तो इलेक्ट्रो ईएमएफ मिलता है अपने को। तो ईएमएफ की दिशा को यदि हमें ज्ञात करना है, ईएमएफ की दिशा को यदि हमें ज्ञात करना है तो आप कौन सा नियम लगाओगे? राइट हैंड रूल लगाओगे। ठीक है, अब इसके हम आगे के पार्ट देखते हैं जो कि डीसी मोटर व डीसी जनरेटर दोनों में सिमिलर होते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, अब हम इसके आगे की चीज देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। तो मैं आपको बता देता हूं कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की जो संरचना होती है वो बिल्कुल एक समान होती है। इसीलिए हम डीसी मशीन और डीसी जनरेटर का जो संरचना है उसको एक साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डीसी मशीन्स के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले होता है योक होता है, उसमें फील्ड पोल होता है, उसमें इंटरपोल होते हैं, उसमें आर्मेचर होता है, उसमें कम्यूटेटर होता है, ब्रश, बियरिंग, एंड प्लेट्स वगैरह होती है। ठीक है, इसके अलावा आई बोल्ट्स पे होते हैं। तो जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवाता हूँ, उसके बाद में इन सारे पॉइंट को हम काफी अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहला है आई बोल्ट। क्या होता है? देखिए, आई बोल्ट आप देख रहे हो कि कोई भी डीसी जनरेटर या डीसी मोटर होता है, उसको उठाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें आई बोल्ट की नीड पड़ती है। तो आई बोल्ट कहाँ लगा हुआ रहता है? किसी भी जनरेटर की बॉडी के बाहर लगा हुआ रहता है। अगर अब मैं बात करूं कि ये बॉडी है, इस बॉडी की जो सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है इसे अपन बॉडी कहते हैं। किसी भी मशीन का जो बाहरी भाग होता है उसे अपन बॉडी कहते हैं या फिर योक कहते हैं। ये योक है। उसके बाद में ये देखिए, ये हमारे जो है ये फील्ड पोल है। ये मैंने फील्ड पोल के ऊपर वाइंडिंग को प्रदर्शित किया है।
उसके अलावा इंटरपोल, ये आपको दिख रहा है, दो पोल के बीच में एक पोल लगा हुआ है, उसे अपन इंटरपोल कहते हैं। उसके बाद में आर्मेचर, ये जो आपका बीच में जो घूमने वाला भाग है इसे अपन आर्मेचर कहते हैं। यहाँ पे बीच में ये जो है इसे अपन कम्यूटेटर कहते हैं। इन कम्यूटेटर के ऊपर दो कार्बन के ब्रश लगे हुए हैं, ये ब्रश है, ये बीच में क्या है, शाफ्ट है, और ये जिस पे टिका हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो आपको इनके भागों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। अब हम इनके भागों को काफी अच्छे से देखते हैं कि कौन सा भाग किस चीज का बनता है और क्या काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम डीसी मशीन का जो पहला पार्ट है वो हमारे सामने है योक। तो योक क्या होता है? तो योक जो होता है उसे हम का जो अन्य नाम होता है उसे हम फ्रेम या फिर बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, तो डीसी मशीन की जो आउटर फ्रेम होती है, जो बाहरी बॉडी होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, योक के नाम से जानते हैं। योक का आकार कैसा होता है, तो वलयाकार होता है। वलयाकार मीन्स एकदम सर्कुलर होती है, जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा था। अब बात करेंगे कि योग काम भी करता है या हमने ऐसे ही बनाया। तो योग के मेनली 3 वर्ग है। कौन कौन से हैं, कि योग जो होता है वो जो हमारे डीसी मशीन के अंदर जो घूमने वाले भाग है, जो घूम रहे हैं, उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आपका आर्मेचर घूम रहा है, कहीं किसी ने ऊपर से पत्थर फेंक दिया, तो अगर आपकी बाहरी बॉडी होगी तो उसके अंदर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या देता है, एक तरह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है योग। दूसरा है पोल को आधार प्रदान करता है। देखिए, अगर हमने पोल बनाया तो हमने ये वाला पोल तो हमने स्टेबल कर दिया, लेकिन अगर हमें दूसरा पोल अगर उसके सामने लगाना है तो हम हवा में तो लटका नहीं सकते। तो उस पोल को हमें क्या देगा, आधार देने के लिए हम क्या करेंगे, योग की नीड पड़ेगी। तो ये क्या करता है, पोल को आधार भी प्रदान करता है। नेक्स्ट बात है, लो रिलक्टेंस प्रदान करता है। लो रिलक्टेंस का मतलब ये हो गया, रिलक्टेंस का मतलब ये होगा कि रिलक्टेंस का मान जितना ज्यादा कम होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का मान भी उतना ही अधिक होता है। तो ये क्या करता है कि जो पोल द्वारा जो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको क्या करता है, रास्ता प्रदान करता है। अब बात आती है कि योग को हम बनाते किसका है। तो योग को जो बनाते हैं उसमें जो मटेरियल्स काम में लिया जाता है वो कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील को काम में लिया जाता है। अब कास्ट आयरन कहाँ काम में लेते हैं, तो कास्ट आयरन जो होता है वो कम क्षमता या फिर स्मॉल साइज जो डीसी जनरेटर होते हैं या डीसी मशीन जो होती है उनके लिए हम क्या काम में लेते हैं, कास्ट आयरन काम में लेते हैं। आयरन क्या होता है, लोहा जो होता है, ढलवा लोहा जिसे अपन बोलते हैं, ये सस्ता होता है, लेकिन इसकी सबसे कमी ये है कि इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है। अब बात करते हैं कास्ट स्टील के बारे में। कास्ट स्टील जो होता है वो अधिक क्षमता या फिर बिग साइज के जो डीसी मशीन्स होते हैं उनमें हम कास्ट स्टील का काम में लेते हैं, और ये जो होता है ये महंगा होता है। स्टील जो होती है वो अपने को लोहे के मुकाबले महंगी है ये, लेकिन अगर हम बड़े लेवल पर जा रहे हैं तो महंगी मायने नहीं रखती है, हमारी एफिशिएंसी मायने रखती है। इट मींस कि हमारी जो एफिशिएंसी होनी चाहिए वो अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो बड़ी डीसी मशीनों के अंदर हम किस चीज को काम में लेते हैं, तो स्टील को काम में लेते हैं, जिससे कि इसकी एफिशिएंसी क्या मिलती है, हमें उस मशीन की एफिशिएंसी अधिक मिलती है। अब हम इसके आगे के नेक्स्ट भाग को देखेंगे। अब अपन फील्ड पोल के बारे में देखेंगे। तो ये फील्ड पोल क्या होता है कि किसी भी डीसी मशीन में जो न्यूनतम पोल की जो संख्या होती है मिनिमम, वो कितने होते हैं, 2 से, और अधिकतम पोल कितने हो सकते हैं किसी भी डीसी मशीन में, तो मैक्सिमम पोल की जो संख्या हो सकती है वो 8 हो सकती है। मशीन में जो विपरीत पोल होते हैं वो हमेशा क्रमागत होते हैं। क्रमागत का मतलब होता है कि अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट का मतलब ये हो गया, जैसे कि ये भी n पोल यहाँ है तो इसका अल्टरनेट यहाँ पे क्या आएगा, s आएगा, फिर इसका अल्टरनेट यहाँ पे क्या आएगा, n आएगा, फिर इसका अल्टरनेट यहाँ पे s, फिर ये, तो ये क्रमागत रूप से चलते रहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें हम किस मटेरियल को काम में लेते हैं। तो इसमें जो मटेरियल काम में लिया जाता है वो हमारे सामने कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील को काम में लिया जाता है, या फिर हम जो काम में लेते हैं वो लेते हैं एल्निको। एल्निको जो होता है, आज के टाइम में हम एल्निको काम में ले रहे हैं, जैसे उसमें जो मिश्रण होता है वो एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का मिश्रण होता है। अब योग जो होता है, हमारे पास में जो बाहरी बॉडी है उस बाहरी बॉडी पर हम फील्ड पोल को स्थापित करते हैं अंदर की तरफ, तो काउंटर स्क्रू की सहायता से इसे लगाया जाता है। तो
ये मैंने आपके सामने फील्ड पोल बनाया है। अब आप फील्ड पोल में देखिए कि क्या क्या चीज़ है। तो ये जो हमारा एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एरिया कहलाएगा ये हमारा कहलाएगा पोल कोर कहलाएगा। इस पोल कोर पे हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। जिस पर वाइंडिंग करते हैं उसे हम पोल कोर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे कि ये जो एरिया कहलाता है ये पोल सूच कहलाता है। ये इस एरिया का जस्ट डबल होता है, मतलब पोल सूच का जो एरिया होता है वो पोल कोर का डबल होता है। अब पोल कोर सूच का जो एरिया होता है वो हम डबल क्यों करते हैं, तो डबल करने के दो पर्पस है। पहला पर्पस देखिए कि वाइंडिंग को निकलने से रोकता है। देखिए अगर बच्चों हमने अगर वाइंडिंग यहाँ पे कर दी, अगर हमने इसको बिल्कुल प्लेन रखते तो ये वाइंडिंग खसक जाती और वो वहाँ से वाइंडिंग निकल भी सकती थी। तो हमने क्या करा कि यहाँ पोल सूच का यहाँ का एरिया बढ़ाने से क्या हुआ कि वाइंडिंग एक स्टेबल हो गई, अब यहाँ से खिसकेगी नहीं, बाहर निकलेगी नहीं। उसके बाद में दूसरा काम ये होता है कि फील्ड पोल में जो उत्पन्न फ्लक्स होता है, देखिए अगर हम एरिया को बढ़ा देंगे तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो आर्मेचर को संपूर्ण रूप से यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो समान रूप से वितरित करता है। ये इनके दो वर्क होते हैं, ठीक है। और ये जो हम करते हैं ये वाइंडिंग करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात हम वाइंडिंग के बारे में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करना मुझे, ठीक है। अब हम वाइंडिंग के बारे में देखेंगे। देखिए वाइंडिंग क्या होती है कि जो वाइंडिंग में जो हम वायर काम में लिया जाता है वो सुपर इनेमल कॉपर का वायर काम में लिया जाता है। सुपर इनेमल कॉपर का वायर का मतलब ये है कि जो कॉपर का वायर है ऊपर, उसके ऊपर भी एक इंसुलेशन की परत चढ़ी जाती है, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं सुपर इनेमल कॉपर वायर। इसमें जो वाइंडिंग होती है वो कौन कौन सी होती है हमारे डीसी मशीन्स के अंदर, जैसे फील्ड पोल पर भी हम वाइंडिंग करते हैं। फील्ड पोल पर जो वाइंडिंग करते हैं उसके अंदर आती है सबसे पहले सीरीज फील्ड वाइंडिंग। सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसमें हम थिक वायर को काम में लिया जाता है, मतलब कि मोटा तार और उस पर टर्न की जो संख्या होगी वो आपकी कम होगी। उसको जो डिनोट किया जाता है वो D1 एंड D2 से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग के बारे में। शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो पतला तार वे अधिक टर्न दिए जाते हैं उसके अंदर। इसको जो प्रदर्शित किया जाता है वो E1 एंड E2 से डिनोट किया जाता है। अब बात करेंगे कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग। कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसके अंदर हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग करते हैं और उस पर एक PVC पेपर लगाने के बाद में फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग भी कर देते हैं। इट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग के अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग करते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया दोनों वाइंडिंग करते हैं। अब बात करेंगे और कहाँ वाइंडिंग करते हैं, तो आर्मेचर पे भी वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर पे जो वाइंडिंग की जाती है उसे अपन A1 A2 से डिनोट करते हैं। उसके बाद में इंटरपोल पे भी वाइंडिंग होती है। इंटरपोल कहाँ लगते हैं, दो मेन पोलों के बीच में लगते हैं। मैंने अभी आपको बताया था दो पोलों के बीच में लगते हैं। इंटरपोल पे जो वाइंडिंग होती है उसे हम जो डिनोट किया जाता है वो B1 एंड B2 से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है उसे C1 एंड C2 से डिनोट किया जाता है। अब हम देखेंगे आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर का जो शेप होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल मीन्स ये होता है कि वो बेलनाकार होता है। आर्मेचर का जो शेप होता है, हम जो आर्मेचर होता है उसको बनाते हैं किससे हैं, तो उसमें जो मटेरियल काम में लिया जाता है उसका नाम होता है सिलिकॉन प्लस स्टील को काम में लिया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि सिलिकॉन क्यों मिलाते हैं, तो सिलिकॉन मिलाने का जो कारण होता है वो हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करते हैं। हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन मिलाते हैं। सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, तो 2 से 4% हम इसमें क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन को मिलाते हैं। अब बात करेंगे साथ के साथ में हम इसे लेमिनेटेड करते हैं। लेमिनेटेड मीन्स ये होता है कि उसे पत्ती नुमा बनाया जाता है। पत्ती नुमा क्यों बनाया जाता है, तो एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे पत्ती नुमा बनाते हैं। और इसकी जो मोटाई होती है वो 0.3 से लेके 0.5 mm तक होती है। आर्मेचर जो होता है वो डीसी मशीन के अंदर एक घूमने वाला भाग होता है। आर्मेचर जो होता है वो डीसी मशीन में एक घूमने वाला भाग होता है। जो भाग आपका रोटेटिंग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, रोटरी तो कहते हैं, ठीक है। आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, लगभग 0.5 से लेके 1 ओम के बीच में होता है। अब मैंने यहाँ पे देखिए स्लॉट्स के बारे में बात करी कि आर्मेचर में स्लॉट्स कितने तरह के होते हैं। तो जो स्लॉट्स होते हैं वो ओपन स्लॉट्स, सेमी क्लोज्ड और क्लोज स्लॉट्स, ये 3 तरह के स्लॉट्स होते हैं। ओपन स्लॉट्स में आप देखिए कि यहाँ से बिल्कुल ओपन है, यहाँ पे हम वाइंडिंग को स्थापित कर देंगे, वापस से निकाला भी जा सकता है। सेमी क्लोज में क्या होता है कि ये जो बिल्कुल ओपन था उसका थोड़ा सा एरिया यहाँ से डाउन रहेगा, मतलब वाइंडिंग बिल्कुल फंसी हुई रहेगी, तो यहाँ से ये हल्का सा
सेमी क्लोज्ड है, हल्का सा खुला हुआ है, और क्लोज्ड होगा जिसके अंदर वाइंडिंग चारों तरफ से स्लॉट जो होगा वो बंद होगा। तो स्लॉट अगर बंद होगा तो इसकी वाइंडिंग करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो इस वाइंडिंग को हम यूज में नहीं लेते हैं। तो ओपन स्लॉट की वाइंडिंग को हम कहाँ यूज में लेते हैं, तो अल्टरनेटर के स्टेटर भाग में हम इस वाइंडिंग को यूज में लेते हैं। और सेमी क्लोज स्लॉट जो होता है वो डीसी मशीनों में हम काम में लिया जाता है। इसमें जो एयर गैप का जो मान होता है वो ओपन स्लॉट्स में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और जबकि क्लोज स्लॉट में मिनिमम होता है। और सेमी क्लोज के अंदर ये दोनों के बीच में आता है, बिटवीन। रिलक्टेंस का मान भी इसमें क्या होता है, ओपन स्लॉट्स में मैक्सिमम होता है, क्लोज स्लॉट्स के अंदर मिनिमम आता है, और सेमी क्लोज मध्य में आता है। अब हम आर्मेचर की वाइंडिंग्स को देखेंगे। आर्मेचर की वाइंडिंग्स को देखेंगे। आर्मेचर में जो वाइंडिंग्स होती है वो दो प्रकार की होती है। एक आपकी लैप वाइंडिंग होती है, एक आपकी वेव वाइंडिंग होती है। पहला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यही आता है कि लैप वाइंडिंग को कहाँ करा जाता है और वेव वाइंडिंग को कहाँ करा जाता है। तो देखिए, लैप वाइंडिंग जो होती है वो लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए की जाती है, जबकि जो वेव वाइंडिंग होती है वो आपकी हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए की जाती है। लैप वाइंडिंग जो होती है वो बड़े साइज के डीसी मशीनों के अंदर हम इसको यूज में लेते हैं। इसमें जो समांतर पथ होते हैं, जो पैरेलल पाथ होते हैं, वो पोल इनटू के प्लेक्स होता है। अब यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ आपके सामने। आपको ध्यान रखना है, यदि आपके सामने सिंप्लेक्स है तो उसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ड्यूप्लेक्स है ड्यूप्लेक्स तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ट्रिप्लेक्स है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। लैप वाइंडिंग के अंदर जो कम्यूटेटर पिच का मान होता है वो प्लस माइनस के 1 इंटू के प्लेक्स होता है। वेव वाइंडिंग में चलते हैं। वेव वाइंडिंग में आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये जो V लिखा हुआ है, इस V से आपको याद रखना है कि V लिखा हुआ है, इसका मतलब हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज का जस्ट ऑपोजिट लिखेंगे लो करंट। इट मीन्स कि हम हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए हम कौन सी वाइंडिंग करते हैं, वेव वाइंडिंग करते हैं। ये स्मॉल साइज डीसी मशीन में इसका यूज करते हैं। पैरेलल पाथ जो होते हैं इसमें 2 इंटू के प्लेक्स होते हैं। प्लेक्स सिंप्लेक्स होगा तो 1 लिखेंगे, डुप्लेक्स होगा तो 2, ट्रिप्लेक्स होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी जो कम्यूटेटर पिच का जो मान होता है वो प्लस माइनस के 1 इंटू के प्लेक्स होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए कि वेव वाउंड डीसी मशीन के अंदर जो मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए जो हमारा आर्मेचर होता है, उसकी मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए हम आर्मेचर के ऊपर एक वाइंडिंग करते हैं जो डमी वाइंडिंग कहलाती है। ये किसी भी प्रकार से कोई कनेक्टेड नहीं होती है, ये केवल और केवल मैकेनिकल बैलेंसिंग प्रोवाइड करती है। दूसरे नंबर पे बात है कि लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ में जो बराबर करंट जाए तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, तो इक्वलाइजर रिंग लगाई जाती है। ठीक है, अब हम कम्यूटेटर के बारे में देखेंगे। अब हम जो देखेंगे वो हमारा टॉपिक है कम्यूटेटर। तो देखिए कम्यूटेटर क्या होता है। कम्यूटेटर को हम मैकेनिकल कन्वर्टर भी कहते हैं। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। इसका उपयोग हम डीसी मशीन्स में किया जाता है। ओनली फॉर डीसी की मशीनों में कम्यूटेटर होना कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो अपन मटेरियल काम में लेते हैं वो हार्ड ड्रोन कॉपर को काम में लिया जाता है, कि हम कठोर तांबे का काम में लिया जाता है। इसमें जो रिंग होती है वो स्प्लिट रिंग होती है। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि बीच में से जो रिंग है, जैसे एक गोल होती है रिंग, जो बिल्कुल गोल रिंग होती है उसे अपन स्लिप रिंग के नाम से जानते हैं, जो कि अल्टरनेटर में काम में लिया जाता है। स्लिप रिंग जो होती है वो फास्फोर ब्रॉन्ज की बनाई जाती है। तो अभी मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये आपकी गोल रिंग है। अगर मैंने इस रिंग को बीच में से कट कर दिया, इट मीन्स कि ये स्प्लिट हो चुकी है। स्प्लिट रिंग को ही हम किस नाम से जानते हैं, तो स्प्लिट रिंग को हम नाम से जानते हैं, कम्यूटेटर के नाम से जानते हैं। तो स्प्लिट रिंग बनती किसकी है, तो ये बनती है कठोर तांबे की बनती है। इन जब रिंग को हमने काट दिया है तो इन रिंग के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल भरा जाता है। जो इंसुलेटिंग मटेरियल भरा जाता है तो उस रूप में हम किस चीज को लगाते हैं, तो माइका भरा जाता है। ये जो कम्यूटेटर होता है ये काम क्या आता है हमारे, तो अगर हम डीसी जनरेटर के केस में देखेंगे तो एसी को डीसी में बदलता है, जबकि अगर डीसी मोटर के केस में देखेंगे तो वो डीसी को एसी में भी बदलता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कम्यूटेटर एसी को डीसी व डीसी को एसी दोनों में बदल सकता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं होता है, ये केवल अपने रोटेशन पे एसी को डीसी या डीसी को एसी में बदल देता है। इसलिए अपन इसे किस नाम से जानते हैं, मैकेनिकल कन्वर्टर के नाम से जानते हैं। आर्मेचर की जो वाइंडिंग को कम्यूटेटर के जिस भाग पर सोल्डरिंग की जाती है उस भाग को हम क्या कहते हैं, राइजर के नाम से जानते हैं।
देखिए मैंने इस तरीके से आपको बनाया है कि ये आपका कम्यूटेटर है। इसमें मैंने क्या करा है कि ये देखो रिंग को बीच में से कट कर रखा है। तो ये कॉपर का था, लेकिन अब इस दोनों के बीच में रिंग को मैंने कट कर दिया। तो कट कर दिया तो अब ये क्या भरा मैंने इसके बीच में माइका। अगर वाइंडिंग बीच में से कट है इसका मतलब वो क्या है, कम्यूटेटर है। उसके बाद में जिस भाग पर मैंने आर्मेचर की वाइंडिंग को सोल्डरिंग किया है वो भाग हमारा क्या कहला रहा है, राइजर कहला रहा है। और ये जो हमारी क्या है, ये आर्मेचर की वाइंडिंग है। अब हम देखेंगे ब्रश के बारे में, ठीक है। बात करेंगे ब्रश के बारे में। तो डीसी मशीन के अंदर जो ब्रश होते हैं वो किस चीज के बनाते हैं, तो ब्रश जो होता है उसके बनाने के लिए जो हम काम में लेते हैं वो कार्बन या फिर कॉपर ग्रेफाइट को काम में लिया जाता है, ठीक है। तो कार्बन जो हम काम में ले रहे हैं वो कार्बन क्यों काम में लेते हैं, तो कार्बन एक ऐसा होता है जो एनटीसी टाइप होता है। एक सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स के अंदर ही आता है हमारा कार्बन। एनटीसी का मतलब ये होगा कि यदि मैं इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इसका रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट में सप्लाई को ले सकता हूँ। इसके द्वारा सप्लाई को लेने व देने के लिए दोनों में यूज करते हैं। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि अगर आपका डीसी जनरेटर का केस होगा तो आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज जनरेट होगा उससे लोड की तरफ लेने के लिए मुझे कार्बन के ब्रश की नीड पड़ेगी। और यदि मुझे डीसी मशीन को ऑपरेट करना है तो मैं जो सप्लाई दूंगा वो कार्बन के ब्रश के माध्यम से दूंगा। इसलिए मैंने कहा है कि इसको सप्लाई से लेने व देने के लिए दोनों के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रश का यूज करते हैं। अब जो ब्रश होता है उसमें के पीछे एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल किया होगा। तो उस स्प्रिंग जो होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है, तो फास्फर ब्रोंज की बनी हुई होती है। इस स्प्रिंग के ऊपर एक प्रेशर लगता है, मैक्सिमम प्रेशर हो सकता है 0.25 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और मिनिमम प्रेशर का मान होगा 0.1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो कार्बन का ब्रश होता है इसकी जो करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो 4 से 6 एम्पीयर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर आपका कार्बन का ब्रश 1/3 भाग घिस जाए तो हम उस भाग को क्या करेंगे, कार्बन के ब्रश को चेंज कर देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार बार रिपीट करता है, तो आपको इसको याद रखना है। अब बात करेंगे हम इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल जो होता है वो दो मेन पोल के बीच में लगता है। अब हम जानते ही हैं, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे बना देता हूँ, ये N है, ये S है, ये N है और ये S है। तो दो, ये तो आपके मेन पोल है। मेन पोल के बीच में क्या लगता है, इंटरपोल लगता है। आपको मैंने अभी बताया था। तो मेन पोल के बीच में क्या लगता है, इंटरपोल लगते हैं। तो जितने आपके मेन पोल होंगे उतने के उतने ही आपके इंटरपोल भी होंगे। तो इनकी संख्या क्या होगी, मेन पोल के बराबर होगी। अब इनकी जो पोलरिटी होती है, मतलब कि जैसे कि ये कौन सी नेचर का होगा, N बनेगा कि S बनेगा। तो इसके केस में आप देखिए कि अगर डीसी जनरेटर के केस में कि डीसी जनरेटर अगर आपका इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इंटरपोल का जो डायरेक्शन होगा, अगर N इधर है तो N इधर आएगा, S इधर है तो S इधर आएगा। तो मतलब उसके आगे आने वाली दिशा के मुख्य पोल के समान होगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे डीसी मोटर के केस में, तो डीसी मोटर के जो केस में होगा वो आपके पीछे रहने वाली मेन पोल की दिशा में होगा। मतलब अगर इधर S है तो इधर क्या बन जाएगा, ये N है तो इधर क्या बनेगा, इसके जस्ट पीछे वाला बन जाएगा, इधर S बन जाएगा। तो ये दोनों इस तरीके से बनेंगे, आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो सीरीज के विपरीत व पोलरिटी के साथ जुड़ी हुई होती है। मतलब कि इंटरपोल जो वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के सीरीज में जोड़ते हैं, वो विपरीत जोड़ते हैं, ठीक है। अब ये इंटरपोल जो होता है वो काम क्या कार्य करता है, तो इंटरपोल जो काम करता है वो कम्यूटेशन के दौरान जो स्पार्किंग होती है, कम्यूटेशन होता है, मैं बाद में बताऊंगा कम्यूटेशन क्या होता है। तो उस कम्यूटेशन स्पार्किंग को कम करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, तो हम जो काम में लेते हैं उसका नाम होता है इंटरपोल। कम्यूटेशन प्रोसेस के दौरान जो शॉर्ट सर्किट होता है तो जो आर्मेचर में जो उत्पन्न रिएक्टेंस वोल्टेज होता है उसको भी समाप्त कर देता है। तो ये इस भाग को आज हम यहीं पर ही खत्म करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट भाग होगा वो हम शुरुआत करेंगे डीसी जनरेटर को, जिसमें मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने डीसी मशीन्स के सारे भागों के नाम और इनमें जो सिमिलरिटी रहती है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो करिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।